नमस्कार, आज आपके यूट्यूब चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड एनर्जी के ऊपर एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 से लिया है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When we lift an object, then the work done by the force of gravity will be। देखिए, जब आप किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्रेविटी लगेगी दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बोथ आर अपोजिट, so the displacement is in upward direction and the force is in downward direction, so the work is negative. Next, work done by a retarding force to stop a moving object। यहाँ देखिए क्या है रिटार्डिंग मीन्स कि यदि आपके डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो रिटार्डिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए जो वर्क डन होगा वो कैसा आएगा? वो दैट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ 7 Newton acts on an object, the displacement is 8 meter in the direction of force, the work done will be। वर्क का फार्मूला है वो हमारे पास है F इंटू डी है, तो 7 इंटू 8 आपके पास 56 जूल आंसर आ जाएगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट, a force of 5 Newton is acting on an object, the object is displaced through 2 meter in the direction of force if the force on object all through the displacement, then the work done will be। ये लाइन लास्ट की इंपॉर्टेंट है। if the force acts on the object all through the displacement, याद रखिए जो फोर्स है वो पूरी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगनी चाहिए। यदि मान लीजिए बॉडी को आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया और बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जिस टाइम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करती है उस टाइम एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और जो फोर्स होगी आपकी नेट फोर्स दैट विल बी आल्सो 0। तो उस केस में वर्क डन नहीं होगा। तो इसमें पूरी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स कितना है? 5 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास? 2 मीटर है। तो वर्क का फार्मूला क्या है? F इंटू डी, और जो आंसर आएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 जूल्स। आंसर ए। नेक्स्ट वन, द वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। वर्क का जो फार्मूला है वो आपके पास है एफ डी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। द वर्क डन ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, फोर्स पर ये डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर भी ये डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। तो आंसर है डी। नेक्स्ट, वाटर स्टोर इन अ डैम पॉजेस। वाटर जो स्टोर किया जाता है एक डैम में, एक दीवार खड़ी करके पीछे पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे किसी पाइप के द्वारा गिराया जाता है, जहां से अपन टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक अपनी हाइट के कारण एक इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की हो सकती है। वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द अदर वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि आप स्प्रिंग्स में देखते हैं या जो आप बो में देखेंगे, स्प्रिंग या फिर बो में, जिसे खींचने पर उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी सी। नेक्स्ट वन, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। जो पोर्टर है वो 15 kg मास का लगेज 1.5 मीटर लिफ्ट करता है। अब 15 kg है वो क्या है? मास है। तो इसे आप वेट निकाल लीजिए, वेट आ जाएगा आपके पास mg, यानी कि 15 इंटू 9.8। और अब आपके पास जो वर्क की डेफिनेशन है वो क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो वेट क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए जो पोर्टर ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया था, तो जो फोर्स आपके पास आएगा वो आएगा 15 इंटू 9.8, और डी आपके पास कितना है? डी आपके पास है 1.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 220.5 जूल। नेक्स्ट, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, एमवी। एमवी मोमेंटम होता है, मोमेंटम। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स है।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास क्या है, ये वर्क है। और लास्ट वन फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये पावर कहलाती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, when a force of 1 Newton acts on a body and displaces it by 1 meter in the direction of force, then the work is said to be, ये क्या है, ये SI यूनिट ऑफ वर्क की डेफिनेशन है। तो वर्क का आपके पास फार्मूला क्या है, एफ डी। जब आपके पास 1 न्यूटन फोर्स होती है और उसको किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस करती है, तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1 जूल। वाट है वो पावर की यूनिट है, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, जूल वर्क की यूनिट है, कैलोरी हीट एनर्जी की यूनिट है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ बुलक्स exert force of 14 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? तो जो वर्क का आपके पास उसका फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 14 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 15, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 210 जूल्स। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस इज, जो अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन सा है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सन। आप देखिए हर चीज सन के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़कर। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू सन। देखिए टाइड्स क्या है, सन और मून के अट्रैक्शन के कारण होती है। विंड है, इसका भी एक रीजन क्या है, सन है। मस्कुलर एनर्जी, हम फूड खाते हैं और फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक सन के कारण है। सिर्फ एक न्यूक्लियर एनर्जी है जिसका सोर्स सन नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? आपके पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, दैट इज हाफ mv²। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 15 इंटू 4 इंटू 4, 2 1 कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 120 जूल्स। सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट वन, अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी of 200 meter per second is brought to rest by a wooden block in 2 centimeter. What is the force applied by the wooden block? तो यहाँ पर आपसे फोर्स पूछा गया है। देखिए आपके पास इसमें जो मास है वो कितना है, दैट इज 0.025 kg। हमने ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज मास ऑफ द बुलेट। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बुलेट, the speed of the bullet is given by 200 meter per second. Then what is the kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv²। और ये क्या है, ये वर्क डन हो जाएगा आपके पास, वर्क डन। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हाफ 0.025 इंटू 200 इंटू 200। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500 जूल्स। ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वुडन ब्लॉक, जो वर्क का फार्मूला है वो क्या है, एफ इंटू डी। ये आपके पास कितना है, 500। फोर्स आपको कैलकुलेट करना है, डी इज 2 सेंटीमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर के अंदर, 0.2 500। आप इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, 500 अपॉन 0.02, ये कैंसिल आउट होके आपके पास आ जाएगा 25,000 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। तो यहाँ जो आपके पास किलोमीटर पर आवर है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो अब हमारे पास जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू the difference between the final kinetic energy and initial kinetic energy। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो हाफ m कॉमन आ जाएगा, v² की जगह आप 60 रखिए और इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। अब आप
दूसरी तरफ u की वैल्यू रखिए 30 इंटू 5/18 स्क्वायर। यहां से जब आप वैल्यू पुटअप करते हैं तो 5/18 होल स्क्वायर आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर जो बचेगा 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 156250 जूल्स। इसको आप किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 से डिवाइड करके, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा दैट इज बी। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें जो सही आंसर है वह डी है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? आप देखिए काइनेटिक एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दें तो स्क्वायर के कारण ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी 4 टाइम्स। नेक्स्ट, यदि आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो 3 टाइम्स करने पर आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी जो नहीं आएगी दैट विल बी 9 टाइम्स। तो जो इसका सही आंसर है दैट इज बी। नेक्स्ट, a vehicle of mass 2000 kg increases its speed from 5 km per hour to 10 km per hour on a leveled road. What is the change in potential energy? यहाँ देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन पूछा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। और रोड कैसी है? लेवल रोड है, यानी कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल रोड। तो जब आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं लेकिन हाइट में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, a vehicle of mass 1000 kg has a kinetic energy of 2000 joules. What is its momentum? मोमेंटम का क्या फार्मूला है आपके पास? मास इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकाल लेनी चाहिए। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 जूल। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, हाफ मास आपके पास 1000 है, वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2000। सभी चीज़ों को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा अपॉन 1000 और अंडर रूट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम के अंदर आप वैल्यू रख दीजिए, मास कितना है 1000 है और वेलोसिटी कितनी है 2, तो आपके पास आंसर आएगा 2000 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर है बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था कि जो वर्क का फार्मूला क्या है? एफ डी कॉस थीटा। अब जो वर्क नेगेटिव है पॉजिटिव है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? दैट इज डिपेंडिंग अपॉन कॉस थीटा। हम जानते हैं जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो, उस केस में आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आएगी? दैट विल बी नेगेटिव। सो इसमें से ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट वन, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 1 kg and a wooden block of mass 5 kg are simultaneously dropped from a height 10 meter under gravity. Which of the following quantity is equal? हमने मोशन वाले चैप्टर में देखा था कि कोई भी दो क्वांटिटी, चाहे वो सेम मास की हो चाहे डिफरेंट मास की हो, अगर उनको ग्रेविटी के अंडर में गिराया जाता है तो दोनों क्या करती हैं? सेम टाइम में अर्थ पर पहुंचती हैं, यानी कि उनके जो एक्सेलरेशन है दैट इज सेम। तो एक्सेलरेशन क्या है? आपके पास इक्वल आएगा। नाउ अदर क्वांटिटीज की बात करें
क्योंकि मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। मास दोनों आयरन स्फीयर और वुडन ब्लॉक का अलग अलग है, इसलिए मोमेंटम सेम नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन मास, तो इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी बोथ केसेस में इक्वल नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन मास, so in this case also the potential energy in both cases will not be equal, तो इसका आंसर आएगा D। नेक्स्ट, how much does a fan of 60 watt transfer energy in 2 minutes? अब देखिए आपके पास जो आंसर ऑप्शंस है वो किलोवाट आवर में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको आवर में बदल लेते हैं। 2 मिनट्स को आपको आवर में चेंज करने के लिए इसे को आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा। और 60 वाट क्या है, पावर। तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला है दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आप पावर के वैल्यू रख दीजिए 60 वाट, तो टाइम आपके पास आवर में आ जाएगा 2 अपॉन में 60 आवर, तो यहाँ से 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 2 वाट आवर। अब आपको इसको किलोवाट में चेंज करना है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 किलोवाट आवर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.002 kWh। तो इसका जो सही आंसर है वह ए। नेक्स्ट वन, अब माइक्रोफोन कन्वर्ट्स। माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है, इनकी माइक, वो दैट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट वन, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground। तो जो एनर्जी पॉज करेगा वो कौन सी होगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड द फार्मूला इज mgh। मास का 10, g 9.8 और h कितना है, 6 है। आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आएगा 588 जूल्स। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज गिवन बाय mgh। आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी 480, m12, जो ग्रेविटी यहाँ पर आपको लेनी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, तो अब आपके पास h आ जाएगा, इसमें 480 डिवाइड बाय 12 अपॉन 10, तो जो आंसर आएगा आपके पास कैंसिल आउट 4, तो h हाइट कितनी है 4 मीटर, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन climb up a rope through height 8 meter. Girl A takes 20 seconds, while the girl B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? जो हमारे पास फार्मूला है पावर के लिए दैट इज गिवन बाय वर्क अपॉन टाइम, और जो वर्क है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh अपॉन टाइम। यहाँ पर mg क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर mg दैट इज वेट mg, तो इसमें आप वैल्यू पुट अप करिए 400, h आपके पास 8 मीटर है, टाइम फर्स्ट गर्ल के लिए 20 सेकेंड है। इसी तरह से आप सेकंड गर्ल के लिए पावर देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो हम कुछ इस तरह पाएंगे, 400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन टाइम कितना है 50 सेकेंड्स। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 20 से कैंसिल आउट हो गया 20, तो फर्स्ट केस में आपके पास जो पावर आएगी वो 160 वाट आएगी, और सेकंड केस में कैंसिल आउट होने के बाद जो पावर आएगी दैट इज 64 वाट, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट वन, a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power। सबसे पहले आपके पास मास कितना दिया हुआ है दैट इज 50 kg, g है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है, टाइम जो दिया गया है 9 सेकंड है, h जो हाइट है वो आपके पास दी गई है 45 स्टेप्स के लिए 15 सेंटीमीटर के हिसाब से जो हाइट होगी इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप डिवाइड बाई 100 कर लीजिए। अब यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी जब हम ऊपर पहुँच जाते हैं तो हमारे पास होगी mgh, इसमें आप वैल्यू पुट अप करिए, तो 50 इंटू 10
इंटू 45 इंटू 15 अपॉन 100। कुछ टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, 50 और 100 कैंसिल आउट, 10 और 2 कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 5। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा 5 इंटू 45 इंटू 15। नाउ व्हाट इज द पावर? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 5 इंटू 45 इंटू 15 अपॉन टाइम कितना है 9 सेकेंड्स। तो आप इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 375 वॉट। तो इसका जो सही आंसर है सी। नेक्स्ट वन, व्हेन द वर्क डन इज 1 जूल पर सेकेंड देन द पावर इज सेड टू बी। ये पावर की डेफिनेशन है और पावर के जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वॉट है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, वॉट। यानी कि जब आपके पास 1 जूल 1 सेकंड में वर्क हो, उस केस में जो हम पावर कहते हैं वो कितनी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड 1 वॉट। नेक्स्ट, an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. The units of energy consumed is in 1 day by the bulb is। अब आपके पास यहाँ पर यूनिट्स दी गई है, तो यूनिट क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट आवर। तो सबसे पहले आपको इस वॉट को किलो में चेंज कर लेना चाहिए, किलोवाट में चेंज कर लेना चाहिए। तो 6 वॉट इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 1000, तो ये क्या हो गया, किलोवाट में चेंज हो गया। अब नाउ व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी इज गिवन बाय पावर इनटू टाइम। तो आपके पास पावर कितनी है, 60 अपॉन 1000 और जो टाइम है दैट इज 6 आवर पर डे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगा, 0.36 यूनिट्स, या आप यूं भी कह सकते हैं 0.36 किलोवाट आवर। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर? अब आपके पास जो पावर की डेफिनेशन है दैट इज W अपॉन टाइम और या एनर्जी अपॉन टाइम। तो आपके पास जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज 1000 जूल और टाइम है 10 सेकेंड्स। तो आपके पास आंसर आएगा 100 वॉट, ए। नेक्स्ट, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर किसे कहते हैं? देखिए, पावर जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम वो चेंज होती रहती है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें एवरेज पावर लेनी पड़ती है। तो एवरेज पावर की क्या डेफिनेशन आएगी, W वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3, यही आप एनर्जी भी कह सकते हैं, जो भी आपके पास लगी है। और आपके पास क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू डू दैट वर्क इज नोन एज एवरेज पावर। तो इसका सही आंसर आएगा ए। सम ऑफ इनिशियल पावर एंड फाइनल पावर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि पावर यूनिफॉर्मली रूप से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही। मिड टर्म ये भी नहीं आएगा, एवरेज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? देखिए, जो वर्क का फॉर्मूला है दैट इज FD cos theta। When a force is applied on a body and the body moves with a constant speed, constant speed से बॉडी मूव कर रही है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। When a force is applied on a body and the body is displaced perpendicular to the force, जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। उस केस में cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। When a force is applied on a body and the body is displaced along the line joining that force, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है तो उसको हम वर्क कह सकते हैं। तो ये आंसर आपका सी सही है। लास्ट, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग टू इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है। इस केस में जो इसकी डायरेक्शन होगी मूवमेंट की
दैट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में भी आपके पास कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा सी। नेक्स्ट वन, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। Suma is swimming in a pond. A donkey is carrying load on its back. A windmill is lifting water from a well. A green plant is carrying out photosynthesis. An engine is pulling a train. Food grains are getting dried in the sun. A sailboat is moving due to wind energy. In which case work is done? According to the scientific conception of work, work is defined as FD cos theta. जहाँ पर जब फोर्स लगे उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करनी चाहिए। तो इस केस में देखिए सुमा है जो स्विमिंग कर रही है, तो वो एक फोर्स लगा रही है जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पर वर्क हुआ है। डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। जो डोंकी है वो उसने वजन उठा रखा है, एंड द डोंकी इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट द फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द लोड। इस केस में जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन इज 0। अब नेक्स्ट है विंड मिल इज लिफ्टिंग। यहाँ पर विंड मिल क्या है, लिफ्ट कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पर भी वर्क डन हुआ है। नेक्स्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है, इसमें कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसमें भी वर्क डन 0 है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट भी है, इसलिए यहाँ पर वर्क हुआ है। नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है और न ही डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर भी वर्क डन। सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। यहाँ पर विंड एनर्जी के कारण सेल बोट मूव कर रही है, तो यहाँ पर भी वर्क डन है। तो आपके पास इसमें जो ऑप्शन आएंगे वर्क डन के लिए वो क्या आएगा, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। आंसर है डी। नेक्स्ट वन, an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity? यहाँ पर आपके पास एक इस लेवल ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका गया है और वो वापस उसी लेवल ग्राउंड पर आ जाती है। इस केस के अंदर जो वर्क डन है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट आपके इस फोर्स के अलोंग होना चाहिए, बट द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टली। तो इस केस में जो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास वर्क डन की क्या फॉर्मूला है, एफ डी cos 90 यहाँ पर आ जाएगा, तो इस वजह से आंसर आएगा 0। तो आपके पास जो वर्क डन आएगा दैट इज 0। नेक्स्ट वन, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस। अब बैटरी जो एक बल्ब को लाइट कर रही है, तो बैटरी में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, दैट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो फर्दर क्या करती है, बल्ब को हीट अप करती है। हीट करने से कारण वो लाइट एनर्जी में हमें शो होता है। तो केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिक एनर्जी विच चेंजेस टू हीट एनर्जी एंड फर्दर इट चेंजेस टू लाइट एनर्जी। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट वन, certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. अब आपके पास जो वर्क डन है that is given by the final kinetic energy minus initial kinetic energy. आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, हाफ एम, आपके पास अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। वेलोसिटी कितनी है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 स्क्वायर। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट, 10 इंटू 4 माइनस 25 दैट इज 10 इंटू माइनस 21, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 210 जूल। वर्क डन आएगा दैट इज 210 जूल। अगर ये माइनस में भी है तो भी इसको आप माइनस आंसर लेंगे, नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट वन, अ मास ऑफ 10 kg
is at a point A on table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं। अगर किसी टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ए से बी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। और वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, एफ डी कॉस थीटा। जब आप इसमें थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो 0 जूल। नेक्स्ट वन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट decreases progressively. What is the mechanical energy at the midpoint of the fall? अब यहाँ आप देखिए, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवाया जाता है। जब ड्रॉप कराया जाता है तो सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है और नीचे आने पर, ग्राउंड लेवल पर आने पर सारी की पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी। और मिड पॉइंट पर उसमें कुछ पार्ट तो पोटेंशियल एनर्जी का होगा और स्पीड के कारण कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का होगा, और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इन दोनों को मिला के कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब जो ऊपर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल की टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जो ग्राउंड लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तीनों केसेस में कांस्टेंट रहती है। तो इसमें पूछा कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट द मिड पॉइंट ऑफ द फॉल, तो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो मिड पॉइंट पर भी उतनी एनर्जी होगी जितनी टॉप पॉइंट पर होगी। तो टॉप पॉइंट पर सारी एनर्जी किस मैकेनिकल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। हम आगे फर्दर पॉइंट चेक कर लेते हैं। इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑन ग्राउंड 0 नहीं हो जाती है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू राइडिंग अ बाइसाइकिल, जब आप बाइसाइकिल राइड करते हैं उस केस में आपके द्वारा मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट वन, does the transfer of energy take place when you push or use rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? जब आप एक भारी भरकम पत्थर को पुश करते हैं उस केस में वो पत्थर नहीं हिलता, लेकिन आपके द्वारा जो एनर्जी है वो स्पेंड हो रही है। वो स्पेंड कहाँ हो रही है, दैट इज स्पेंडिंग इन द हीट एनर्जी। जो आप मस्कुलर एनर्जी है आप उसको पुश करने में लगा देते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में लगा देते हैं, और ये सारी की सारी एनर्जी आपकी डिसिपेट हो जाती है किसी न किसी रूप में। तो यस, इन द हीट एनर्जी अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, नो जीरो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये नहीं आएगा। इस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैंड एंड रॉक इन हीट एनर्जी, इस तरह से ये सारी की सारी एनर्जी जो आपकी चेंज हो जाती है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट वन, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? हम जानते हैं कि एक यूनिट का मतलब क्या है, दैट इज 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का मतलब है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। पूरे मंथ में 250 यूनिट्स यूज हुई है, इसको आप 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 9 इंटू 10⁸ जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? अब आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए 40, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हाइट कितनी है 5 मीटर। जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1960 joules. अब now if the object is allowed to fall, find its kinetic energy
व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। मान लेते हैं ये आपके पास h हाइट है, तो सबसे ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है, 1960 है जूल है, जो कि फार्मूला क्या है mgh। अब मिड पॉइंट के ऊपर हाफ वे डाउन पर जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी, h/2 रह जाएगी। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। आप इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हैं mgh/2। तो जब आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पर है उसकी हाफ रह जाएगी 980। और हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो किस रूप में होगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, और वह भी कितनी होनी चाहिए, 980 जूल्स होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है पोटेंशियल एनर्जी टॉप पॉइंट पर 1960, और मिड पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज 980 जूल्स। तो सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट ऑफ मास m moving with velocity v around the earth at height h from the center of earth। अब हम जानते हैं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, और ईच पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है, या यूं कहिए कि डायरेक्शन है, वो क्या होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। और हम पहले भी कई केसेस में देख चुके हैं कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है उस केस में वर्क डन कितना आता है, जीरो आता है। क्यों, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू जीरो एंड द फार्मूला ऑफ वर्क इज एफ डी cos थीटा। तो सही आंसर है वो डी। नेक्स्ट वन, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। अगर फोर्स नहीं लग रही तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, बिल्कुल हो सकती है। आप देखिए, जब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब कोई बॉडी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, जब कोई बॉडी किसी स्पीड से या किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। और कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो इस केस में यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो है बट फोर्स नहीं है, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, एग्जांपल इन स्पेस। नेक्स्ट, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay of mass 20 kg over his head at height 6 meter from the ground for 30 minutes and gets tired. What is the work done? अब देखिए जो वर्क डन है, क्योंकि जो पर्सन है उसने जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, तो ग्रेविटी किधर लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वह पर्सन है उसने उस बंडल को होल्ड करके रखा हुआ है, होल्ड करके हुआ है यानी कि द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो हमारे पास वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो। एफ डी फार्मूला है इसका, तो एफ इंटू जीरो, तो आपके पास आंसर आएगा इसका जीरो। नेक्स्ट वन, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, यानी जो पावर दी गई है वो इलेक्ट्रिक हीटर की कितनी है, 1500 वॉट है। इसका मतलब एक सेकंड के अंदर वो 1500 जूल यूज कर रहा है। तो हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो सबसे पहले हम इसको जो पावर है उसको किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास किलोवाट में चेंज करने के लिए इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 1.5 kW किलोवाट। अब आपके पास जो एनर्जी का फार्मूला है दैट इज गिवन बाय पावर इनटू टाइम। तो 1.5 इनटू टाइम आपके पास 10 आवर है, तो आपके पास 15 किलोवाट आवर आ जाएगा। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, तो इसको आप कह सकते हैं 15 यूनिट्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए। नेक्स्ट वन, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occurs when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? हमारे पास क्या है, एक पेंडुलम दिया गया है जिसमें बॉब का जो मास है वो m है। अब जब हम इसको एक तरफ ड्रॉ करते हैं यानी कि एक तरफ खींचते हैं, तो मान लेते हैं जो मिडिल पॉइंट है वहां से ये h हाइट तक रेज हो जाता है। इस केस में
जो सारी की सारी जो इसकी एनर्जी होगी वो किसके रूप में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पर 0 है। अब इसका फोर्स नीचे की तरफ लगता है, दैट इज इक्वल टू mg, जिसका एक कंपोनेंट के कारण ये इस डायरेक्शन में यानी कि मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब एट द लोएस्ट पॉइंट जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह जाएगी, 0। बट ऑल द एनर्जी विल बी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय हाफ mv²। अब यहाँ पर ये जब पॉइंट सी के ऊपर आ जाता है लास्ट पॉइंट पर, उस केस में दोबारा से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो सारी की सारी एनर्जी किसके रूप में होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh के रूप में होगी। तो ये इन दोनों के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, देन अगेन टू पोटेंशियल एनर्जी। और बीच के पॉइंट्स पर इसके पास दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब क्योंकि एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, साथ में इसमें जिस पॉइंट से अटैच है इसके के ऊपर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है जहाँ सस्पेंशन पॉइंट है पर है, और इस फ्रिक्शन के कारण ये इवेंचुअली ये धीरे धीरे जो पेंडुलम है वो रेस्ट में आ जाए। तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे सारी की सारी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हीट में डिसिपेट हो जाएगी। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? अब जो काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट में वो कितनी है, हाफ mv², और इसको रेस्ट में लाने के लिए सारी की सारी जो एनर्जी है उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, या यूं कहिए कि किसी और फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो उतना ही आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है, हाफ mv² होगा। हम एक और केस देख लेते हैं कि वर्क डन की क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर यदि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम 0 मान रहे हैं रेस्ट के ऊपर, तो आपके पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², और इसको रेस्ट में लाने के लिए बॉडी किसी चीज को उतना ही वर्क करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है हाफ mv², सी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km/h। ये ऊपर वाला सेम है, इसको स्टॉप करने के लिए जो आपको फार्मूला लगाएगा दैट इज EF माइनस EI, जहाँ पर EF क्या है, अब जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। फाइनल केस में वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, 60 km/h है, इसको आप चेंज कर लीजिए 60 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, तब आपके पास इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो m कितना आ जाएगा 1500, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास 60 इंटू 5/18 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा -20833.34 जूल्स। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट वन, in each of the following a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east shown by the long arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or 0. We see in the first case the angle between the force and displacement is 90 degree. Work done का क्या फॉर्मूला है, FD cos theta. Now what is the value of cos 90? It is 0. सो फर्स्ट केस में जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इन द सेकंड केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इस वजह से जो वर्क डन आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
In third case, the direction of the force and displacement is opposite. That is, the angle between the force and displacement is 180 degree. तो इस केस में जो आपके पास वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो एफ डी cos 180, तो आपके पास आंसर मिलेगा -FD, यानी कि वर्क डन कैसा मिलेगा? नेगेटिव. Next, Tony says that the acceleration in an object could be zero when several forces are acting on it. In which of the following cases is Tony talking about? यदि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और ये सारी फोर्स कैसी है? बैलेंस्ड है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0. इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? आपके पास बॉडी का 0 हो जाएगा. या तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी या फिर वो बॉडी मूव नहीं करेगी, दैट विल बी एट रेस्ट. और दोनों केसेस में वहां पर क्या है? फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 0, और सेवरल फोर्सेस उस पर लग रही है. तो व्हेन द नेट फोर्स बैलेंस फोर्स इज 0, इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज 0 although there are several forces. Next, find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500. सबसे पहले हम 500 वाट को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोवाट में. तो इसके लिए आपको 500 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. The answer is 0.5 kilowatt hour. Now there are 4 devices. तो 4 devices में है तो टोटल जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 into 0.5. तो आपके पास आंसर आएगा 2 किलोवाट आवर. अब ये जो डिवाइस है 10 आवर्स के लिए कंटिन्यूस रूप से यूज हो रही है, तो आपके पास जो एनर्जी का फार्मूला आएगा दैट इज पावर इनटू टाइम. तो आपके पास 2 into 10 आवर्स, तो आपके पास आ जाएगा 20 किलोवाट आवर. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए. नेक्स्ट, a freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? एक बॉडी है जो फ्रीली फॉल कर रही है, तो in the first case when the body is at rest at the topmost position, then the energy is in the form of potential energy. और जब इसे ड्रॉप कराते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. और जैसे ही एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, the potential energy is totally in form of kinetic energy. लेकिन उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? ये हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी में बदल जाएगी. और इसका जो अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन है इसके गिरने के कारण इसका चेंज हो जाएगा. खुद ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है. इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ. तो इसका सही आंसर है डी. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.